स्टूडेंट सब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। लास्ट क्लास में आप एक देखो, हम एक सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन का नाम था सेक्शन 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। लास्ट क्लास में हम लोग एक सेक्शन पढ़ रहे थे सेक्शन 90, और सेक्शन 90 का क्या नाम था? सेक्शन 90 का नाम था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो ये जो एसबीओ का कॉन्सेप्ट था, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट था, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? जी सर, आप एसबीओ का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मेरे पास कंपनी में 10% शेयर्स हैं, या 10% वोटिंग पावर है, या 10% डिविडेंड में राइट है, या मेरा कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो मुझे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। बताया? अब मैंने क्या बताया था कि अगर मैं कंपनी में एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं, अगर मैं हूं, तो मेरे को कंपनी को फॉर्म BEA 1 में डिक्लेरेशन देना है कि मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं। मेरे को कंपनी को फॉर्म BEN 1 में डिक्लेरेशन देना है 30 डेज में कि मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं। जब मैं कंपनी को 30 डेज में डिक्लेरेशन दे दूंगा कि मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं कंपनी को 30 डेज में क्या दे दूंगा, डिक्लेरेशन दे दूंगा कि मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं, तो कंपनी फॉर्म BEN 2 में ROC को रिटर्न फाइल करेगी कि फलाना बंदा हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। और एक पॉइंट और था, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बोलो आया? अब इस सेक्शन में एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक चार्ट बना के आपको समझा रहा हूं, आपको चार्ट बनाना नहीं है, मैं डिक्टेट थ्योरी करूंगा, चार्ट सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। मेरे थ्योरी डिक्टेट करने के बाद अगर आपका किसी का अलग से चार्ट बनाने का मन हो तो आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इधर देखना, पहले मत बनाना क्योंकि मैं थ्योरी डिक्टेट करूंगा। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनना, बेटा ऑनलाइन में सही चल रहा है? ब्लर तो नहीं आ रही क्लास? ठीक है, जब आए तो मुझे बताना, वैसे आएगी नहीं, मैंने देख ली थी प्रॉब्लम। चलो इधर देखना आप। बेटा लॉ ये बोला कंपनी को ऐसा लग रहा है, कंपनी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है। कंपनी के पास क्या है? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है। रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव होना मतलब आपके पास एविडेंसेस होना, सबूत होना। कंपनी के पास ये सबूत है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि कोई बंदा है जो कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, लेकिन वो इस बारे में कंपनी को बताया नहीं है। मतलब कंपनी को मान लो ऐसा लग रहा है कि ये जो तनीषा है, बोले वो कंपनी की सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, लेकिन कंपनी को बता नहीं रही, कि बोले जो तनीषा है वो कंपनी की सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है पर बता नहीं। तो कंपनी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि सर्टेन पर्सन इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, या कंपनी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि ये जो अनुष्का है इसको किसी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में पता है। नहीं, ये खुद सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, इसको किसी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में पता है। सर्टेन पर्सन इज हैविंग नॉलेज ऑफ एसबीओ। क्लियर है? या कंपनी को लग रहा है कि कोई पर्सन हाल फिलहाल कंपनी का एसबीओ नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में कभी था और उसने कंपनी को बताया नहीं। अभी तो नहीं है, अभी तो वो कंपनी का एसबीओ नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में पहले वो कभी कंपनी का एसबीओ रहा होगा और उसने इस बारे में कंपनी को बताया नहीं होगा। सर्टेन पर्सन इज एसबीओ इन प्रीसीडिंग 3 years। अभी तो नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों में कभी कोई बंदा कंपनी का एसबीओ था, ऐसा कंपनी को लग रहा है। मतलब हुआ क्या, ये समझो, कंपनी के पास एक रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि एक सर्टेन पर्सन एसबीओ है, या सर्टेन पर्सन को एसबीओ के बारे में पता है,
या कोई ऐसा बंदा है जो अभी एसबीओ नहीं है लेकिन पिछले 3 साल में एसबीओ था, तो लॉ बोला जो भी ये बंदा है, जो भी ये बंदा है, कंपनी इसे नोटिस भेज सकती है। जो भी ये बंदा है, जो भी क्या ये सर्टेन पर्सन है, कंपनी सर्टेन पर्सन को क्या भेज सकती है? नोटिस भेज सकती है और उससे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है एसबीओ की। क्या डिमांड कर सकती है? इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है, डिमांड इंफॉर्मेशन ऑफ एसबीओ। उससे एसबीओ की इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है। मतलब उसे नोटिस भेज के बोलेगी कि अगर तू एसबीओ है तो तू ये बता दे कि तू एसबीओ है, और तेरे को किसी एसबीओ के बारे में बताए तो उसके बारे में हमें बता दे। तो कुल मिला के कंपनी उस बंदे से, कुल मिला के कंपनी उस बंदे से एसबीओ की इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है। कंपनी उस बंदे से एसबीओ की इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है। अब लॉ बोला जब कंपनी ने सर्टेन पर्सन को नोटिस भेजा और एसबीओ की इंफॉर्मेशन डिमांड करी, तो इस सर्टेन पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कंपनी को। सर्टेन पर्सन को क्या करनी है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कंपनी को नोटिस की डेट से 30 डेज में। नोटिस की डेट से मतलब जैसे नोटिस 1 जुलाई को गया तो 1 जुलाई से 30 डेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू कंपनी विद इन कितने दिन? 30 डेज। बोले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। बोले डेट ऑफ नोटिस से 30 डेज में उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। किससे? डेट ऑफ नोटिस से बोले 30 डेज के अंदर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। तो सपोज करो अगर मैं आपको बोलता हूं कि डेट ऑफ नोटिस 1 जुलाई 2022 है, तो इस सर्टेन पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी 31 जुलाई 2022 तक। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का प्रॉमिस? अच्छा, अब लॉ आगे बोला जैसे आपने सर्टेन पर्सन से इंफॉर्मेशन मांगी तो सर्टेन पर्सन या तो इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा, और तो तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? तो लॉ बोला अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, अगर ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, या ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो कंपनी को ठीक नहीं लग रही, कंपनी को लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। देखो अगर सामने वाला इंफॉर्मेशन दे देता तो बात ही खत्म हो जाती। दिक्कत क्या है? या तो इंफॉर्मेशन दी नहीं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। या तो इंफॉर्मेशन दी नहीं या इंफॉर्मेशन दी लेकिन सही नहीं दी, सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो अगर कंपनी को इंफॉर्मेशन मिली नहीं या कंपनी को जो इंफॉर्मेशन मिली वो सही नहीं थी, तो अब कंपनी सामने वाले को इंफॉर्मेशन कितने दिन में देनी थी? 30 डेज में। 30 डेज में तो देनी थी। तो 30 डेज जब पूरे हो जाएंगे उसके अगले 15 दिनों में, जब 30 डेज यानी कितने दिन में? विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज कब पूरे हुए थे? 31 जुलाई को। 31 जुलाई से अगले 15 दिन जोड़ेंगे तो टिल 15 अगस्त 2022। तो इन्होंने बोला जिस दिन 30 डेज पूरे होंगे उससे अगले 15 दिनों में फिर कंपनी को क्या करना है? एप्लीकेशन लगानी है। क्या लगानी है? किसको? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करनी है कि जिन शेयर्स के बारे में हमने एसबीओ से इंफॉर्मेशन मांगी होगी, मतलब सर्टेन पर्सन से इंफॉर्मेशन, बोले उन शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो। मतलब वो शेयर आप किसी को बेच नहीं पाओगे। मतलब कंपनी एनसीएलटी को पहले तो पूरी कहानी बताएगी कि ये फलाना बंदा एसबीओ है,
हमने इससे इंफॉर्मेशन मांगी एसबीओ ने की, इसने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो आप एक काम करो, इस बंदे पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि एक तो शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं होंगे, और दूसरा शेयर से जुड़े सभी राइट सस्पेंड कर दो। राइट सस्पेंड कर दो मतलब बोले अगर शेयर पे कोई डिविडेंड मिलना है तो नहीं मिलेगा, शेयर पे कोई वोटिंग राइट मिलने तो नहीं मिलेंगे, कोई बोनस इश्यू मिलना है तो नहीं मिलेगा, राइट इश्यू मिलना है तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सामने वाले को पनिश करने के लिए कि तू नहीं दे रहा ना इन्फॉर्मेशन, ले देख अब तेरे साथ हम क्या क्या करते हैं। तो लॉ बोला कंपनी एनसीएलटी को रिक्वेस्ट किस चीज की करेगी? सीकिंग एन ऑर्डर फ्रॉम एनसीएलटी to impose restriction on transfer of shares, और दूसरा to suspend all rights related to shares। सर अब हो क्या रहा है, कंपनी ने सामने वाले से इंफॉर्मेशन मांगी, सामने वाले ने या तो इंफॉर्मेशन दी नहीं, या सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दी लेकिन सामने वाले ने जो इंफॉर्मेशन दी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, सही नहीं थी। तो लॉ बोला कंपनी जाके क्या करे, एप्लीकेशन लगा दे एनसीएलटी को, और कंपनी जाके किसको एप्लीकेशन लगा के, एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा के बोले कि जब क्या हुए 30 डेज एक्सपायर हुए, उसके अगला 15 दिनों में एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा के क्या बोले कि आप शेयर से जुड़े ट्रांसफर के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो और शेयर से जुड़े सभी राइट्स सस्पेंड कर दो। इससे क्या होगा, अब सामने वाले के राइट्स सस्पेंड हो गए, ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो वो मजबूर हो जाएगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, और कुछ नहीं है। आज आपने सामने वाले को बोल दिया तू शेयर बेचेगा नहीं, तेरे को शेयर पर कोई राइट नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। बोलिए आया। अभी आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई है, अब एनसीएलटी क्या करेगी, सभी पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, मतलब सबकी बात सुन के, कंपनी की, सर्टेन पर्सन की, सबकी बात सुन के एनसीएलटी को जो ऑर्डर ठीक लगेगा पास करेगी। एनसीएलटी को लगता है ट्रांसफर के राइट रिस्ट्रिक्ट करने, एनसीएलटी करेगी। एनसीएलटी को लगता है शेयर्स के ऊपर राइट सस्पेंड करना है, वो करेगी। और एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगी, जिस दिन आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई उसके विदिन 60 डेज करेगी, उसके विदिन 60 डेज करेगी। ठीक है, तब एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी shall pass such order as it deems fit। एनसीएलटी को जो ऑर्डर ठीक लगेगा वो पास करेगी। क्या देने के बाद, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद सबकी बातें, आफ्टर हियरिंग कंसर्न पार्टीज, मतलब कंसर्न पार्टीज की सभी बातें सुन के उनके रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके एनसीएलटी को जो ऑर्डर ठीक लगेगा वो पास करेगी। बोलिए आया। ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है इस सेक्शन का। और इधर देखना आप, कंपनी ने नोटिस भेजा था ना सर्टेन पर्सन को कि भाई इंफॉर्मेशन दे, तो ये जो कंपनी नोटिस भेजती है, ये नोटिस भेजती है फॉर्म BEN 4 में। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और सुनना, जैसे एनसीएलटी ने मान लो शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या शेयर के राइट सस्पेंड कर दिए, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा इंफॉर्मेशन देने के लिए। मान लो सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दे भी दी, अब दे दी, तो लॉ बोला जैसे ही सामने वाला इंफॉर्मेशन दे देगा, या तो कंपनी या जो भी सर्टेन पर्सन है वो एनसीएलटी को वापस से एप्लीकेशन लगाएगा रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कराने के लिए। पहले तो आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई थी रिस्ट्रिक्शन इंपोज कराने के लिए, जैसे ही सामने वाले पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज हुई वो मजबूर हो गया इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे। बोलिए आया। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कराने के लिए भी आपको एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये पूरा प्रोसेस है, बताइए आया नहीं आया? आ गया?
ये पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चों आप लोगों को समझ में आया? यहां से लेकर यहां तक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? ये कंपनी जो नोटिस भेज रही है सर्टेन पर्सन को फॉर्म BEN-4 में भेज रही है। ये जो नोटिस नहीं भेज रही कंपनी 1 जुलाई को सर्टेन पर्सन को कि तो इंफॉर्मेशन दे, ये नोटिस, ये जो नोटिस भेज रही है ये फॉर्म BEN-4 में भेज रही है, ये वाला नोटिस। यहां तक क्लियर है? एनीथिंग एल्स? लिखा दूं? तो आपने शायद 4 पॉइंट ऑलरेडी लिख लिए हैं इस सेक्शन में, 4 पॉइंट लिख लिए। 4th पॉइंट लिखा होगा रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय कंपनी, लिखा है। अब 5th पॉइंट लिखेंगे, नोटिस टू सर्टेन पर्सन, नोटिस टू सर्टेन पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, नोटिस टू सर्टेन पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, नोटिस टू सर्टेन पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, नोटिस टू सर्टेन पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। और इसमें एक्सप्लेन करो, फर्स्ट इम्प्लाइड लगाओ, अ कंपनी शैल गिव नोटिस इन फॉर्म BEN-4, a company shall give notice in form BEN-4 to any person, to any person, to any person whom the company knows, whom the company has reasonable cause to believe, ऐसे लिख लो, whom the company has reasonable cause to believe, whom the company has reasonable cause to believe, reasonable cause to believe, dash लगा के A point, to be a significant beneficial owner of company, 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 नेक्स्ट लाइन के बीचों बीच और फिर B पॉइंट, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ identity of significant beneficial owner, to be having knowledge of identity of significant beneficial owner, next line के बीचों बीच और C point, C point who has been significant beneficial owner of the company, who has been significant beneficial owner of the company, who has been significant beneficial owner of the company at any time, who has been significant beneficial owner of the company at any time during the immediately preceding 3 years, during the immediately preceding 3 years, during the immediately preceding 3 years, during the immediately preceding 3 years from the date of notice, during the immediately preceding 3 years from date of notice। लिख लिया? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इम्प्लाई लगाएंगे, द कंसर्न पर्सन shall provide the required information to the company, the concerned person shall provide the required information to the company, the concerned person shall provide the required information to the company, shall provide the required information to the company कितने दिन में? Within a period of 30 days, within a period of 30 days from the date of notice,
within a period of 30 days from the date of notice. Within a period of 30 days from the date of notice. Within a period of 30 days from the date of notice. Next सिंपल लगाएंगे, the company shall apply to the NCLT. The company shall apply to the NCLT. The company shall apply to the NCLT. The company shall apply to the NCLT within a period of 15 days. The company shall apply to the NCLT within a period of 15 days. Within a period of 15 days after expiry of 30 days. After expiry of 30 days, डैश लगा के ए पॉइंट, where the concerned person fails to provide required information, where the concerned person fails to provide required information, where the concerned person fails to provide required information, fails to provide required information, next लाइन के बीचों बीच और फिर बी पॉइंट, the required information is not satisfactory. The required information is not satisfactory. The required information is not satisfactory. Next मैं लगाओ, the company shall seek an order of the tribunal. The company shall seek an order of the tribunal. The company shall seek an order of the tribunal. The company shall seek an order of the tribunal directing that the shares be subject to restrictions. The shares be subject to restrictions. The shares be subject to restrictions with regard to transfer of interest. With regard to transfer of interest. With regard to transfer of interest. With regard to transfer of interest, or pass an order for suspension of all rights. Pass an order for suspension of all rights attached to the shares. Pass an order for suspension of all rights attached to the shares. Pass an order for suspension of all rights attached to the shares. Next इंडेक्स लगाना, on application being made to NCLT, 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 comma, NCLT में comma, after giving an opportunity of being heard to the parties, after giving an opportunity of being heard to the parties, after giving an opportunity of being heard to the parties, after giving an opportunity of being heard to the parties, comma, pass such order as it may deem fit. Pass such order as it may deem fit. जो ऑर्डर उसे ठीक लगेगा पास कर देगी. Pass such order as it may deem fit. Pass such order as it may deem fit. क्लियर है? और एक लास्ट इंप्लाइड लग जाएगा, द कंपनी
any other person, the company or any other person, the company or any other person, comma, may afterwards, बाद में जाके may afterwards, comma, apply for, किस चीज के लिए अप्लाई करेंगे? apply for relaxation, apply for relaxation, apply for relaxation or lifting of restrictions, apply for relaxation और लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है? एक पॉइंट रह गया लिखना। सर जो आपने सेकंड इंप्लाइड लगाया है ना, मतलब सेकंड लास्ट इंप्लाइड, ये वाला कि ऑन एप्लीकेशन बीइंग मेड टू एनसीएलटी में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी सच एन ऑर्डर इज इट में डीम फिट, इसके ब्रैकेट में लिख लेना एनसीएलटी शैल पास ऑर्डर विद इन 60 डेज, एनसीएलटी शैल पास ऑर्डर विद इन 60 डेज of receipt of application, NCLT shall pass order कितने दिन में पास करेगी? Within 60 days of receipt of application, NCLT shall pass order within 60 days of receipt of application। क्लियर है? यहां पे आके अब मेरी तरफ से सेक्शन होता है खत्म। क्लियर है? अब इस सेक्शन की रह गई पेनल्टीज, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये सारे बड़े बड़े सेक्शंस हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी छुड़वाया, मैंने जितना बुक में लिखा है सारा कवर करा दिया, बस हमने उसको एक समराइज वे में डिस्कस कर लिया जिससे पेपर में क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट भी हो जाए। और ऐसा नहीं हो कि हमें छोड़ के जाने की जरूरत पड़ रही है कि अरे यार बड़े बड़े सेक्शन है कैसे लर्न होंगे। जो मैंने कॉपी में लिखाया है आराम से लर्न होगा। इससे इजी लैंग्वेज आप लर्न कर भी नहीं सकते, और इससे इजी लैंग्वेज लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। आगे बढ़िए, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन और देख लीजिए, 6 पॉइंट होगा शायद इस सेक्शन में। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब देखो ये जो कॉन्ट्रावेंशन का पनिशमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहली चीज तो क्या होती है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को डिक्लेरेशन देना होता है कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को डिक्लेरेशन देना होता है कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। मान लो उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर फेल्स टू फाइल क्या? डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 90। उसने सेक्शन 90 में डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट है देखना। एक तो वन टाइम पेनल्टी है, एक तो क्या है? वन टाइम पेनल्टी है अप टू ₹50,000 की। कोई दिक्कत? फिर अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होता है, क्या होता है? कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होता है तो पेनल्टी है, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में पेनल्टी है ₹1,000 पर डे की। कितने की है? ₹1,000 पर डे की। अप टू मैक्सिमम लिमिट है ₹2,00,000 की। कितनी है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख। ₹2,00,000 से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लगेगी। ये तो पेनल्टी किस पे है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे है, अगर उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो। समझ में आया क्या? बनाओ ये वाला पार्ट चार्ट का, फिर 2 पार्ट और हैं, जल्दी से बना लो, 1 मिनट है। हाँ बेटा मैंने देख लिया, हाँ बेटा दिख गया, मेरे को भी दिख गया। अभी तक तो सही चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। हाँ लिख लो बेटा फटाफट।
जल्दी से लिख के बता दो, कौन कौन लिख रहा है अभी भी, लिख लो। लिख लिया? चलो आगे। यस सर। अब देखना बेटा, कंपनी के ऊपर ना दो, कंपनी के ऊपर पेनल्टी सेम है, लेकिन कंपनी के ऊपर पेनल्टी दो केस में। जैसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर तो पेनल्टी सिर्फ तब है जब उसने क्या नहीं फाइल किया। अब लेकिन कंपनी के केस में क्या है ना, कंपनी को इस सेक्शन में दो चीजें करनी है। एक तो कंपनी को आरओसी को रिटर्न फाइल करनी है। तो देखना, अब आप लिखने में मत रहना, देखो मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं, अभी समझना। कंपनी को एक तो रिटर्न फाइल करनी होती है फॉर्म BEN 2 में, तो कंपनी फेल्स टू फाइल, क्या फेल हो गई फाइल करने में, फेल्स टू फाइल रिटर्न, कंपनी रिटर्न फाइल करने में फेल हो गई। एक सेकंड देना है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। किसकी? मैम मैं अभी क्लास में हूं, आप 2 बजे के बाद बात कीजिए। बताइए। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो कंपनी क्या हो गई, फेल टू फाइल हो गई। क्या फेल टू फाइल हो गई, रिटर्न अंडर सेक्शन 90। या तो कंपनी ने सेक्शन 90 की रिटर्न फाइल नहीं की, या फिर कंपनी को इस सेक्शन में एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। हाँ देख रहा हूं, रुको, होल्ड ही कर लो। हाँ यही है। हाँ ठीक है, 800 तो मैंने बार को देखिए तो 800 में कितने? 800। ठीक है। चलो इधर देखना, कंपनी या तो रिटर्न फाइल करने में फेल हो गई। अब इस सेक्शन में एक और कॉन्ट्रावेंशन है, कंपनी को रजिस्टर भी तो मेंटेन करना होता है। तो या तो कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, एक होता है, आपको याद है या नहीं याद है, इस सेक्शन में जो रजिस्टर मेंटेन होता है, कंपनी के हर मेंबर का ये राइट होता है कि वो उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो या तो कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया, या रजिस्टर तो मेंटेन किया लेकिन मेंबर को उस रजिस्टर का इंस्पेक्शन नहीं करने दिया। तो कंपनी फेल्स टू मेंटेन रजिस्टर अंडर सेक्शन 90 और फेल्स टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। या कंपनी ने क्या नहीं करने दिया, रजिस्टर का इंस्पेक्शन नहीं करने दिया। तो बेटा इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में जो कंपनी है, जो कौन है,
कंपनी है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। एक तो वन टाइम पेनल्टी है, वन टाइम पेनल्टी है 1,00,000 रुपए की। कितने की है? फिर अगर क्या रहा, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहा, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी है ₹1,000, सॉरी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी है ₹500 पर डे की। कितनी है? 500 पर डे की, अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5,00,000 रुपए। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5,00,000। ये तो पेनल्टी हो गई कंपनी के लिए। अब कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो बेचारी कंपनी ने, अकेले ने तो किया नहीं होगा। मेन गलती किसकी होगी? ऑफिसर्स की होगी। तो जो कंपनी के ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, उनके ऊपर वन टाइम पेनल्टी तो लगेगी 25,000 रुपए की। कितने की लगेगी? 25,000 रुपए की। और अगर क्या है, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, तो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹200 पर डे की। कितने की? 200 पर डे की, अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2,00,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? 2,00,000 रुपए। ये पेनल्टी है कंपनी के ऊपर। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बोलो आया कि नहीं आया? Yes, डायग्राम बनाओ और खत्म करो, जल्दी से कंप्लीट कर लो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट कर लो। सर इसमें एक हल्का सा रिवीजन है। जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 2,00,000 रुपए नहीं है, इधर 1,00,000 रुपए है। ठीक है, अब बना लो फिर। ये वाला पार्ट बना लो, फिर नीचे वाला पार्ट बना लेना। जल्दी से ड्रॉ करो। सेक्शन 90 अपना कंप्लीट हो गया। मैं चाह रहा हूं कि 91 तो मिनिमम साइड पे आज पढ़ाई दूं और, ठीक है? चलिए, लिखो यार, जल्दी से फिनिश करो, फिर आगे चलें। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। जब आगे चल सकते हो मुझे बता देना। सबने लिख लिया?
ठीक है, अब एक सेक्शन निकालो 91। मैं आपको एंड टू एंड पूरा सेक्शन समझा रहा हूं, सुन लो, सुनने के बाद सेल्फ में रीड कर लेना, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? प्लीज सुन लो, बहुत इजी सा सेक्शन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है, मतलब एकदम इजी सेक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शंस में से एक है इस चैप्टर के। सर एक बात बताओ, बहुत लॉजिक से सेक्शन बताता हूं और इसको अकाउंट से रिलेट करा दूंगा, फिर आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो रटने वाला तरीका है अकाउंट्स वाला, पहले ये सुन लो फिर अकाउंट्स वाला बता दूंगा। अकाउंट्स वाला बोलते ही तो आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा। सर क्या होता है, कंपनी में शेयर होल्डिंग चेंज होती रहती है, तो आज जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 9 मई को, आज 9 मई है, कंपनी ने 9 मई को डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब डिविडेंड डिक्लेयर 9 मई को हुआ है, 9 मई को पे तो नहीं हो जाएगा? डिविडेंड डिक्लेयर 9 मई को हुआ है, 9 मई को पे तो नहीं हो जाएगा? अग्री करते हो? डिविडेंड पे करने में टाइम लगेगा? 9 मई को डिक्लेयर हुआ है तो 9 मई को पे तो नहीं हो जाएगा? अब सर होता क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर आपने 9 मई को किया, पे होते होते 10-15 दिन लग गई, तो कंपनी की शेयर होल्डिंग तो डेली चेंज होती है, तो फिर अब दिक्कत आएगी डिविडेंड दे किसको? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन शेयर होल्डर कोई और था, जिस दिन पे करने बैठे उस दिन कोई और था। तो कंपनी क्या करती है, जब डिविडेंड देती है या राइट इश्यू देती है या बोनस इश्यू देती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर देती है। रजिस्टर ऑफ मेंबर को, जैसे कंपनी ने 8 मई को रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर दिया। 8 मई को रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने का मतलब हो गया कि 8 मई के बाद अगर कंपनी की मेंबरशिप में कोई चेंजेस आएंगे भी तो वो रजिस्टर में अपडेट नहीं किए जाएंगे, और जो भी डिविडेंड देना है वो उन लोगों को देंगे जो 8 मई के कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, और फिर कंपनी रजिस्टर तब तक क्लोज रखेगी जब तक डिविडेंड पेमेंट पूरा नहीं हो जाता। तो लॉ बोला, ये तो मैं लॉजिक बता रहा हूं, लॉ तो सिर्फ इतना बोला, रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी क्लोज कर सकती है। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने से मतलब है कि रजिस्टर के अंदर अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस आ भी रहे हैं तो वो अपडेट किए नहीं जाएंगे। तो मान लो कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर 8 मई को क्लोज कर दिया, तो उसके बाद कंपनी की शेयर होल्डिंग में जो चेंजेस आएंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा। 8 मई को जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा उसी को राइट शेयर्स मिलेंगे, उसी को डिविडेंड मिलेगा, उसी को बोनस इश्यू मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि रजिस्टर क्लोज करने का पर्पस क्या था। समझ में आया? पर्पस बोनस शेयर देना था तो बोनस शेयर 8 मई वालों को देंगे, पर्पस डिविडेंड देना था तो डिविडेंड 8 मई वालों को देंगे, पर्पस कुछ और था तो वो रहेगा। बोलिए आया? कुल मिला के लॉ बोला कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर सकती है। अब इसमें पहली चीज तो याद रखनी है कि अगर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करना है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने से कम 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को प्रिस्क्राइब मैनर में पब्लिक को नोटिस देना है कि हम रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं। और प्रिस्क्राइब मैनर वही है कि एक बार तो नोटिस आप पब्लिश कर दो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक बार आप नोटिस पब्लिश कर दो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। तो कंपनी को रजिस्टर को क्लोज करने से कम 7 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस देना है कि हम रजिस्टर को क्लोज कर रहे हैं। लॉ बोला वैसे तो पीरियड 7 डेज का है, लेकिन सेबी चाहे तो लिस्टेड कंपनीज के लिए एक डिफरेंट पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकती है, लेसर पीरियड, मतलब 7 को बढ़ा के 10 नहीं कर सकती लेकिन कम कर सकती है। अब सेबी ने बोल दिया कि नहीं, जो नोटिस देना है वो 4 दिन पहले ही देना है या 3 दिन पहले ही तो वैसे देंगे। तो लॉ ये बोला अगर कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करती है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने से कम 7 दिन पहले कंपनी को पब्लिक को यह नोटिस देना है कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी एक 7 डेज से कम पीरियड भी प्रिस्क्राइब कर सकती। और नोटिस दिया कहां जाएगा? नोटिस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दिया जाएगा और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो नोटिस है, ये जो वो कंपनी की वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई और वेबसाइट भी नोटिफाई करती है तो उस पर भी प्लेस किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब चलो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज हो गया। सवाल उठा कितने दिन क्लोज करें? तो लॉ बोला पूरे साल में मिलाकर एग्रीगेट में 45 डेज के लिए आप रजिस्टर क्लोज कर सकते हो। जैसे मान लो हमने रजिस्टर साल में 2-3 बार क्लोज किया, तो पूरे साल में मिलाकर एग्रीगेट में रजिस्टर कितने दिन क्लोज हो सकता है? 45 डेज।
और एट अ टाइम 30 डेज के लिए क्लोज हो सकता है। मतलब जैसे लगातार 45 डेज तो टोटल है, पर 45 डेज लगातार बंद नहीं कर सकते, लगातार बंद मैक्सिमम 30 डेज कर सकते। तो एट अ टाइम मैक्सिमम 30 डेज क्लोज होगा और पूरे साल में मिलाकर रजिस्टर एग्रीगेट में 45 डेज क्लोज होगा। बोलिए आया। और इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करने पर कंपनी के ऊपर 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी है। कितनी है? बस खत्म हो गया सेक्शन। तो सिंपल बोल रहा हूं, रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने का क्या मतलब है कि अगर कंपनी की मेंबरशिप में कोई चेंजेस आते भी हैं तो इस रजिस्टर में अपडेट करे नहीं जाएंगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने से 7 दिन पहले नोटिस देना है। लिस्टेड कंपनीज के लिए लेसर पीरियड प्रिस्क्राइब करेगी सेबी। नोटिस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना है, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना है। रजिस्टर एट अ टाइम 30 डेज के लिए क्लोज होगा, एग्रीगेट में 45 डेज के लिए क्लोज होगा। और इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर कंपनी ने रजिस्टर को क्लोज किया तो 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी है। बोलिए आया। रीड कर लीजिए पूरा सेक्शन, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हेलो, बोलिए ना। हाँ बताइए। लास्ट वीक आने की बात की तो अभी मैं 3 टेस्ट हो चुके हैं, हमने एक टेस्ट दिया है और पहले भी क्लास में जनरली और आज के टेस्ट और आज के कौन से रिकॉर्डिंग मैंने तो 15 दिन पहले मैम 15 दिन पहले का मैंने कोई चीज पर होगा, अब वो बोलेगा कि 2 दिन बाद मेरा एग्जाम देगा तो वो चीज गलत है। तो अगर आपको लगता है कि सही है उससे वो बदलना बेटर है उसको। कंटिन्यू बाकी बिना किया आज तो आप एक लेकिन उसका पढ़ने में आप 3 टेस्ट हो चुके हैं, इसमें 1 टेस्ट दिया है आगे फादर को भी अपडेट कर दिया, मैंने आपको भी अपडेट कर दिया। हम लोग तो बड़ा ज्ञान है, आज एक ही बच्चे का करते हैं, मेरे पास 100 बच्चे हैं, वो भी मैं एक बच्चे का अपडेशन क्या में बात मैडम लास्ट से रेगुलर हुआ है, उससे पहले नहीं था, इसके फादर से हाँ बस लास्ट वीक से तो रेगुलर है, लास्ट वीक में तो छुट्टी की वजह से मैम मैं अभी एक्चुअली क्लास में हूँ, आप जैसे दोनों थोड़ा आराम से बात करते हैं बात करते। हाँ भाई, पढ़ लिया आपने? रीड करा दूं मैं एक बार? आ गया पूरा समझ में या नहीं आया? सारा समझा दिया था मैंने। एक काम करो, पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करने का मतलब लिखो, नहीं बाद में याद नहीं रहेगा। बच्चे तो सोचते हैं क्लोज करने वाला रजिस्टर फाड़ के जला दिया, मैं बता रहा हूं बच्चे यही समझते हैं। क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर मीन्स
Closing of register of member means closing of register of member means any further changes to the register will not be updated. Any further changes to the register will not be updated relating to change in membership of company. Relating to change in membership of company. यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब मैं इसकी थ्योरी रीड करा देता हूं, पढ़िएगा, जो जो बोलता जाऊं हाईलाइट करते जाना। प्रोविजंस कंटेंट इन द एक्ट और नीचे रूल्स लिखे हुए हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ क्लोजर, ए पॉइंट पूरा हाईलाइट होगा, मैक्सिमम 45 डेज इन अ ईयर। बी पॉइंट पूरा हाईलाइट होगा, 30 डेज एट एन वन टाइम। क्लियर है? नोटिस ऑफ क्लोजर, प्रीवियस नोटिस ऑफ क्लोजर हाईलाइट कर लेना, प्रीवियस नोटिस ऑफ क्लोजर। प्रीवियस नोटिस ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर शैल बी गिवन बाय द कंपनी। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 7 डेज पहले, दैट इज एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर। मतलब फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर मान लो 8 मई है, मतलब 8 मई से क्लोज होना चालू हुआ तो 8 मई से कम 7 दिन पहले नोटिस चला जाएगा, यानी 1 मई या उससे पहले। तो हाईलाइट करेंगे एटलीस्ट 7 डेज बिफोर फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर। और लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी कोई कम पीरियड भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। सच लेसर पीरियड फॉर लिस्टेड कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। हाईलाइट करेंगे लेसर पीरियड लिस्टेड कंपनी और सेबी को, लेसर पीरियड लिस्टेड कंपनी और सेबी को, बस। द नोटिस शैल बी गिवन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और पनिशमेंट क्या है? फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच रजिस्टर इज केप्ट क्लोज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 91, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of ₹5,000 subject to a maximum 1 lakh। 5,000 रुपए की पेनल्टी है और मैक्सिमम पे हाईलाइट कर लो 1 लाख। बोलिए आया? रूल्स में इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका मनो करना वरना मत करना, ठीक है? चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू।